चलिए पहला प्रश्न आपका शोध अभिक्षमता से है। देखिए, शोध समस्या की पहचान में शामिल है। ठीक है, अगर आपको कोई शोध समस्या देता है, पहले तो आप एक चीज समझिएगा, शोध के चरण जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। कुछ लोग पीएचडी कह के याद करके बैठे होंगे, बहुत अच्छी बात है। पी का मतलब होता है समस्या, वही शोध की समस्या, जल्दी से बता दे रहे हैं। एच का मतलब परिकल्पना से है, परिकल्पना निर्माण से। डी का मतलब डिजाइन यानी कि रूपरेखा से। सी का मतलब कलेक्शन यानी कि आंकड़ों के एकत्रीकरण से। ए का मतलब एनालिसिस यानी कि विश्लेषण से है। और जी का मतलब जर्नलाइजेशन यानी कि शोध के सामान्यीकरण से है, इसके रिपोर्टिंग करने से है। तो आपसे प्रश्न पूछा है शोध की समस्या से। ठीक है, तो शोध की समस्या से जो प्रश्न है ध्यान से देखो। शोध की समस्या की पहचान में शामिल है। शोध की समस्या की पहचान करने में क्या क्या चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, सोच करके जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप सभी लोग। आवाज जा रही होगी, देख लेना एक बार। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए कि शोध की समस्या की पहचान में क्या क्या चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं अथवा नहीं। हाँ, आवाज तो जा रही होगी। ठीक है, देख करके बताइए। देखो, एक चीज बेसिकली जब भी ऐसे प्रश्न आए तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप इसको क्या किया कीजिए, आप इसको, अब आपको वो भी दिख रहा होगा साथ में कूट, थोड़े से कूट देखने में समस्या थी। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं आप किया क्या कीजिए, जो चीजें आपको लग रही हैं कि नहीं ली जा सकती उसको बाहर निकालिए। अकादमिक क्षेत्र का चयन पहला ऑप्शन है, इसका लेना देना है कि नहीं खुद सोच लेना। दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, ये चीजें हो सकती कि हमारा अध्ययन कहां तक है, इसकी सीमांकन कर सकते हैं। व्यक्तिक और संकलनात्मक चयन का बहिष्करण, अच्छा, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट क्षेत्र, वित्तीय स्रोत का प्रबंध। अब जरा सोच करके बताओ कि क्या क्या चीजें चुन करके तुम वास्तव में रिसर्च करने जाते हो। एक चीज बताओ, पैसे का समस्या से कोई लेना देना है, वित्तीय स्रोत, यानी कि पैसे का समस्या से तो कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, यानी कि ई ऑप्शन आपका एकदम बेकार है। पहले ऑप्शन काटना सीखो, अगर ऑप्शन काट ले जाओगे, हाँ शुभ संध्या, देखो ऑप्शन अगर काट ले जाओगे, देखो समस्या बनाने के लिए पैसे का कोई लेना देना तो हो ही नहीं सकता, तो वित्तीय वाला हटा देना, ई ऑप्शन कट जाएगा। समस्या वास्तव में, जैसे तुम्हारा विषय क्षेत्र क्या है, हिंदी है, और जो तुम रिसर्च करोगे हिंदी का ही किसी टॉपिक पे करोगे ना, तो विषय के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र ये अवश्य आएगा, यानी डी ऑप्शन जहां जहां होगा वो हम ऑप्शन लेंगे, ये और ये ऑप्शन लेंगे, इसमें डी नहीं है इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो बेहतर ढंग से कर सकते हो। अब देखो ए बी डी, और इसमें क्या दिया है बी डी सी, मतलब ए और सी में से क्या अच्छा है चुन करके बताओ, ए ज्यादा अच्छा है कि सी ज्यादा अच्छा है, जल्दी से देख करके बताओ, अपने आप ऑप्शन लगा लोगे। ए ज्यादा अच्छा है कि सी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास दो ही विकल्प हैं, अब ए ज्यादा अच्छा है कि सी, जैसा होगा वैसे ही आंसर मिल जाएगा। ए बी डी, अच्छा एक बच्चे ने कहा ए बी डी, ठीक है, और किसी का आंसर? वैसे तो अभी तक ए बी डी जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, कारण देखो सी का क्या है, व्यक्तिक और संकलनात्मक चयन का बहिष्करण, इसकी तो बात बाद में करते ना, हमको तो समस्या चुननी थी, तो इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि हमें सबसे पहले अकादमिक क्षेत्र का चयन तो करना पड़ेगा ना पीएचडी के लिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप हिंदी के स्कॉलर हैं, किसके स्कॉलर हैं, या किसी सब्जेक्ट के हैं, ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे सी के साथ हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन काटना सीखो, और यह है शोध का क्रम। यहां पर एक छोटी सी बात बता दें, अगर आपसे जब शोध की नैतिकता से प्रश्न जब भी आएगा तो नीचे जाने पर नैतिकता बढ़ती है, तो सबसे अधिक नैतिकता कहां होती है, सामान्यीकरण में, उससे कम विश्लेषण में, उससे कम एकत्रीकरण में, उससे कम रूपरेखा में, उससे कम परिकल्पना में, उससे कम समस्या में। ऊपर जाने पर परिकल्पना नैतिकता घटती है, ये माइनस ये प्लस, किसके लिए हम बता रहे हैं, रिसर्च इथिक्स के लिए, शोध की नैतिकता के लिए। मतलब सबसे अधिक नैतिकता का मुद्दा कहां प्रासंगिक होगा, सामान्यीकरण में। ऐसे प्रश्न आएंगे इसीलिए पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, अगर प्रश्न पढ़ पा रहे हो ढंग से और प्रश्न का मतलब समझ ले रहे हो तो आपको दिक्कत आंसर ढूंढने में नहीं होगी। चलो हम देखते हैं। प्रश्न लिखा है प्रतिभागी शोध, यहां एक वर्ड यूज किया प्रतिभागी, यानी आप पार्टिसिपेंट हैं कहीं के, आप किसी में भाग ले रहे हैं, कि व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है।
प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? तो पहले तो ऑप्शन काटना सीखो। गवर्नमेंट आधारित शोध से हमें लेना देना है ही नहीं, इसका तो तुम वैसे भी परेशान न होना। और ये लिखा है इंडिविजुअल बेस्ड, प्रतिभागी का मतलब होता है कई लोग जुड़े होंगे, तो इंडिविजुअलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब व्यष्टि अध्ययन भी बेकार है। अब बचे दो। प्रतिभाग आप कहां करते हैं, समूह में करते हैं या समुदाय में करते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, आप करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए व्यष्टि अध्ययन मैंने इसलिए कटा दिया क्योंकि इंडिविजुअल होता है, अकेले के लिए तो प्रतिभाग होगा नहीं, गवर्नमेंट बेस का कोई लेना देना है नहीं। अब बचे बी और सी। वास्तव में आप बताइए प्रतिभाग कहां करते हैं? अगर ये जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल सा प्रश्न दिए हैं। प्रतिभाग करने का सबसे सही क्या है? इसी तरह आपको सहयोगी और सहकारी अधिगम पढ़ाया जाता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही जरूरी है रिसर्च के लिए भी, टीचिंग के लिए। प्रतिभाग आप वहां करते हैं, ध्यान देना, एक चीज समझना, समूह तो ऐसे भी बन सकता है, समूह के लिए जैसे भीड़ में खड़े हो समूह बनेगा, लेकिन प्रतिभाग कहां किया जाता है ये भी समझो। प्रतिभाग में एक एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ टाइप का होगा, वो जुड़ेगा, तो एक वास्तव में क्या निर्मित होगी? कम्युनिटी निर्मित होती है, समुदाय निर्मित होता है। जैसे हम बोलते हैं ना विद्वान लोगों का समुदाय, एक कम्युनिटी बन जाती है। तो वास्तव में प्रतिभाग परक शोध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए क्या होगा? समुदाय आधारित शोध। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने सी बताया बहुत अच्छी बात है। देखो प्रश्नों को अगर समझ पाए तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं कि आप सबकी थियरी जानते हो, सिद्धांत जानते हो, लेकिन बिना जाने भी कर सकते हैं अगर आप भाषा को ढंग से समझ पा रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक चीज ध्यान दो, जब तुमसे गलत कथन पूछ रहा है तो बड़े, हाँ भैया शुभ संध्या, बहुत सिंपल सा है, कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान से कथनों को पढ़ो, अपने आप गलती दिखेगी। कार्योत्तर एक्स फैक्टर रिसर्च की बात कर रहा है। दुनिया के सारे रिसर्च फॉरवर्ड होते हैं, एकमात्र रिसर्च है जो बैकवर्ड चलता है, मैंने कई बार बताया है। तो कार्योत्तर शोध में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे आपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्रित किया था। ध्यान दो, ये उल्टा चल रहा है, तो इसमें ऐसे आंकड़े भी प्रयोग होंगे जो पहले के होंगे। तो ये उतना मुझे गलत नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं कि गलत वाला क्या हो सकता है। कोई कथन ऐसा मिलेगा जो पूरी तरह से गलत दिखने लगेगा। पुरातात्विक शोध में, पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल है ये, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मान लो राखल दास बनर्जी ने कोई चीज शोध के द्वारा खोजी थी, आप उस आंकड़े का प्रयोग आज कर रहे हैं अपने आर्कियोलॉजी सर्वे में, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरे पे आते हैं, प्रेक्षण पद्धति का उपयोग सहसंबंध और प्रायोगिक दोनों शोधों में किया जा सकता है। अब यहां जो एक प्रश्न है, तो प्रेक्षण का मतलब होता है हम उसको प्रेक्षित कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ परीक्षण कर रहे हैं, तो सहसंबंध में भी करने का मन हो सकता है, प्रायोगिक में भी कर सकते हैं। चलो अंतिम वाले को पढ़ के देखते हैं, ये भी कुछ सही लग रहा है। अंतिम देखो, अपने सहसंबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने में आपको संबंध धनात्मक ऋणात्मक की दिशा में ज्ञात नहीं होगा। ध्यान देना, सहसंबंध गुणांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। बेसिकली ऐसे देखो, सहसंबंध गुणांक कहां से होते हैं? -1 से लेकर के +1 तक। और ये जो स्कैटर प्लॉट है, इसका उपयोग करके हम -1 से लेकर प्लस अंक तक के आंकड़ों का अध्ययन कर पाते हैं। तो इसमें देखो डी कथन एकदम गलत लिखा हुआ है। लिखा क्या है? आपको संबंध धनात्मक ऋणात्मक की दिशा की ज्ञान नहीं होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें यही तो दिखाता है कि माइनस से वो प्लस की तरफ जा रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। और सबसे अच्छा सहसंबंध गुणांक क्या होता है? +1। क्लियर? तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो थोड़ा पढ़ने का प्रयोग करना, पढ़ लोगे तो अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सहसंबंध गुणांक कुछ इस प्रकार के होते हैं, देख लो भाई, थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो कि +1, 0.9, 0.8, 0.7, ऐसे 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 करते हैं -1 तक चले जाओ। एक चीज समझो, +1 से लेके -1 तक के आंकड़े होते, नीचे से ऊपर जाओगे तो धनात्मक है, नीचे से नीचे आओगे तो ऋणात्मक है। यही तो वो दिखाता ही ये सहसंबंध। तो वास्तव में आप चीजों को इसी तरह एनालाइज करते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत होगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोध में, अब देखो यहां लिखा क्या है, शोध में सहायक विश्लेषण के क्या लाभ हैं? सहायक विश्लेषण का मतलब है कहीं ना कहीं से आपको क्या मिल रही है? हेल्प मिल रही है। तो इसमें से लाभ, समय कम लगता है, यहां लिखना था समय कम लगता है।
मान लो कोई काम तुम अकेले करोगे, एक बेसिक सी बात समझो, मान लो रिसर्च का क्वेश्चन ना होता, कहीं और का क्वेश्चन होता, पूछता कि किसी काम में सहायक विश्लेषण का क्या क्या लाभ है, तो एक चीज सोचो, जब भी कोई तुम्हारी सहायता करेगा तुम काम को क्या कर लोगे, जल्दी कर लोगे ना। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, इस पांचवें को ही पढ़ लो पहले। देखो कैसे आप लोग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आंकड़ों को समझने के लिए समय कम लगता है, मिलने की जगह लगता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। एक चीज बताओ, कोई तुम्हारी सहायता करेगा तो तुम्हें समय तो कम लगेगा ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर रिसर्च ना भी लिखा होता तो समझ जाते, कोई आपकी सहायता कर रहा है तो आपको समय क्या होगा, कम लगेगा। तो पांचवा विकल्प तो बहुत सही है, क्योंकि हमें सहायक विश्लेषण का प्रयोग कर रहा है। तो पांचवा विकल्प जहां जहां हो उन ऑप्शन को ध्यान दो, इसमें नहीं है तो हम इससे बात नहीं करेंगे। मेरे पास 3 विकल्पों में है। अब आगे थोड़ा सोचो, कोई सहायता कर रहा है, बेसिकली समझना। चौथा है, चौथे प्रश्न पे ध्यान दो। मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। हमें काटने वाला ऑप्शन देखना है जो कि ना हो। आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण नहीं है, एक महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है, होना चाहिए था, कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होगा, बिल्कुल। देखो जब कोई सहायता करता है तो आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि मिल करके क्या काम कर सकते हो, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर तो बना ही सकते हो। जब एक आदमी सोचता है तो सोच की दिशाएं कम होंगी, 2 आदमी सोचेंगे तो सोच की दिशाएं अवश्य बढ़ेंगी। तो 4-5 साथ में होना चाहिए। तो अब एक चीज देखो, 4-5 कहां पे साथ में है, केवल 4-5। अब ये दोनों तो है नहीं, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4-5 एक ही जगह आपको साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं पे होना चाहिए था। अगर ऑप्शन में अगर एक और विकल्प होगा तो हम कर देते, कोई और भी चांस ले लेते, ठीक। ऐसी चीजें रहें तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर करिएगा। ऐसे प्रश्न आपको सामान्यतः समझ में नहीं आते, लेकिन आप इसको ऐसे मिटा लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल्स को मिटा देता हूं। थोड़ा सा कूट इसमें एक कम लिखा गया था, लेकिन फिर भी समझिए। देखो आपको इस तरह के प्रश्नों में पहले यह समझना है कि कौन सी उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बी तो दूसरे का, अच्छा अभी दूसरे पे हो, कोई बात नहीं, हम चौथे पे हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। देखना ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले वो चुनो जो सबसे अच्छा हो, फिर उसके बाद उस ऑप्शन को देख लो, इसके अलावा देखते जाओ, तो धीरे धीरे आप प्रश्नों को क्या कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर एक वैधता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देखो ध्यान से, वैधता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पूछा क्या है, वैधता और समस्या के मुख्य स्रोतों को सुमेलित करिए। इनको मिलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसी वैधता लिखी है उसके ऊपर बात करते हैं। एक लिखा है निर्माण वैधता, एक लिखा है बाह्य वैधता, एक लिखा है अभियांत्रिक वैधता। 3 वैधताओं को मिलाना है। तो अब जल्दी जरा सोच करके मुझे ये बताओ कि जो ये 3 वैधताएं आपको मिलानी है, इसमें कैसे आप मिला सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है, इसको ध्यान से करोगे तो कर पाओगे। नंबर 5 पे जो है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, जो प्रश्न गलत होते हैं वो याद हो जाते हैं, एक अच्छी बात तो यही है। निर्माण बाह्य और अभ्यांतरिक को मिलाने का प्रयास करो, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जल्दी सोच के देखो, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आपको स्वयं करना है। 5वें का डी ना, आगे नंबर लिख दिया करो किस प्रश्न का बता रहे हो। डी 5वें का ही बता रहे हो तब तो कोई अच्छी बात होगी, देखते हैं, चेक करेंगे। अब आसानी से कोशिश करो तो मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सोच के बताओ। अच्छा तीसरे का डी, अभी तीसरे पे हो, ये देर से कर रहे हो क्या, अभी तीसरे पे क्यों हो, मैं 5वें पे हूं। ये प्रश्न नंबर 5 है, इस पे सोच के बताइए सारे लोग। इस पे थोड़ा सा सोचिए, अपने आप हो जाएगा। देखो अच्छा, निर्माण वैधता, दूसरा दिया है बाह्य वैधता, तीसरा दिया है अभ्यांतरिक।
ठीक है, 3 तरह की वैधताएं दी हुई हैं। किसी का हुआ 5वें का डी। चलिए, जिसने 5वें का डी बताया, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचो, एक बेसिक सी बात देखो, बाह्य वैधता लिखा है, ये अभ्यांतरिक लिखा है। अभ्यांतरिक का मतलब यहां अंतर से, अंतर किसमें होता है? 2 लोगों के मध्य होता है। तो 2 लोगों के मध्य, यहां कोई ऐसा ऑप्शन है जो 2 से अधिक की बात कर रहा हो? एक चीज देखो, रुक ही नहीं रहे। चलो, जितने बच्चे डी बता रहे हो बिल्कुल सही है, फिर भी आज थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया इसलिए समस्या है, ठीक है। बार बार जो गायब हो रहे हैं तो उसी वजह से गायब हो रहा है। देखो, अभ्यांतरिक वैधता का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे ना, अंतर की बात कर रहा है, तो यहां कोई ऑप्शन है जो अंतर वाला है। देखो, व्यवहार और अव्यवहार, देखो अंतर आ गया ना। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सा सोचा करो कि तुम कैसे मिला पाओगे। जरूरी नहीं कि आप सारे सिद्धांत पढ़ के आए हो। तो अभ्यांतरिक का मतलब क्या होगा? 1 से अधिक है, मतलब 2 के बीच में होगा। तो इसको बेसिकली देखो, सी का 2 कहीं है, सी का 2 कितनी जगह है? 2 जगह है, ठीक। तो मैं 2 ऑप्शन को हटा देता हूं, मुझे 2 पे अब बात करनी है। अब कोई भी एक मिला लो, अपने आप हो जाएगा। बाह्य वैधता का लक्षण क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ, बाह्य वैधता का लक्षण। बाह्य वैधता, वैसे अभी तक 5वें का जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कारण क्या है? 5वें का सही आंसर डी होगा कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। 2 जगह है, सी का 2, सी का 2 में डी तो नहीं बनेगा, दूसरा करो। डी आंसर बनेगा ही नहीं, 2 कट जाएगा। 3 1 2 होगा कि 1 3 2 होगा? सोच करके मिलाइए। 5वें का डी नहीं बन रहा है। चलो अब आगे बताते हैं। नहीं हो पाया तो देखो, आपने अंतर वाला मिला लिया। अब बाह्य और निर्माण वैधता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, 2 यहां पे भी है और 2 यहां पर भी है, ठीक। तो अब एक चीज देखो, निर्माण का मतलब है कोई निर्माण चीज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। निर्माण कैसा होता है? स्टेप बाय स्टेप। तो व्युत्क्रम या खराब मापक जिनके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुर्विचन हो सकता है। निर्माण, अगर आपको पता चलेगा चीजें खराब हैं, आपने अगर एक चीज बताओ, घर बनाना है, मैप ही गलत बना लोगे तो घर अच्छा नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखो, मेरा मैप ही गलत है तो मेरा घर अच्छे नहीं बनेगा, निर्माण नहीं होगा। तो ए को 1 से ही मिला दो। अब 1 को 1 कहां पे है? सही आंसर इसका बी होगा। कितने बच्चों का बन पाया? 5वें का। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको भाषा से पकड़ना होगा। 5वें का सी नहीं है, बी सही है। अगर बी लगा पाओगे तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना, अगर बना पाओ तो बेहतर है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करना। और ये सारी वैधताएं पढ़ लेना, वैधता आपसे अलग अलग पूछी जाएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी लोग करो। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। कलिंगर साहब ने शोध पत्रक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए कौन से 4 अप्रोच बताए, उपागम बताए? कुछ लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो प्रयास करिए। कलिंगर साहब ने शोध परक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए कौन कौन से अप्रोच बताए हैं, दृष्टिकोण बताए या उपागम बताए हैं? ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेसिकली। नहीं पता है तो देख लीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। प्रश्न के उत्तर ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि हो सकती है? अच्छा, एक चीज बताओ, प्रश्न से उत्तर ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं हो सकती है? अप्रकार्यात्मक विधि। देखो, बिना कार्य किए तो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे ही नहीं। 6 को तो हटा दो। इसका मतलब क्या है? बिना कार्य किए प्रश्न के उत्तर तो मिल ही नहीं सकते। अप्रकार्यात्मक विधि दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बैठे बैठे तो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे नहीं। तो 6 वाले ऑप्शन आपके क्या होंगे? यूजलेस है। अब एक चीज बताओ, 1 2 3, मतलब 2 3 4 तो कॉमन है। देखो 2 3 4 एकदम कॉमन है। 1 ज्यादा अच्छा है कि 5 ज्यादा अच्छा? प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए पहला ज्यादा अच्छा कि 5वां ज्यादा अच्छा, सोच लो, नहीं तो कलिंगर का क्रम आपको याद कराएंगे। शोध प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के 4 उपागम उन्होंने क्या क्या बताए थे, याद कर लो अगर नहीं याद है। दृढ़ता बताया था, साथ में अंतर्ज्ञान विधि बताया था जो चिंतनात्मक होती है, अथॉरिटी वाली बताया था, प्राधिकार वाली, और विज्ञान विधि। तो ये 4 विधियां उन्होंने स्वीकार की थी, ये चारों याद कर लेना। कलिंगर ने
शोध परक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने की 4 विधियां बताई हुई हैं, यही चारों विधियां दृढ़ता, अंतर्ज्ञान, प्राधिकार और विज्ञान विधि। ठीक है, नहीं आता तो इसको एज इट इज याद कर लेना। प्रश्न अगर इससे बने तो आप कर पाएंगे। AR में बन के आ जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोध परक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने की नहीं है कलिंगर के अनुसार। तो ये 4 याद कर लो, बाकी जो भी आएगा वो नहीं होता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी देख लो, यहां तक अगर दिक्कत ना हो तो फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चले। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इस चीजों को नोट कर लिया करो, तुम्हारे काम आएंगे। अब यहां पर 2 चीजें आई हैं, गुणात्मक शोधकर्ता मात्रात्मक शोध की किस कारण निंदा कर सकता है। मान लो मैं गुणात्मक शोध करता हूं, मैं गुणों को महत्व देता हूं, तो मैं मात्रात्मक शोध की किस कारण निंदा कर सकता हूं। मात्रात्मकता में क्या कमी होगी जिसके कारण मैं उसकी निंदा कर दूं। मात्रा में ऐसी क्या निंदा होगी जिसके कारण मैं उसकी निंदा कर दूं। बेसिकली एक बात बताओ, सोचो। हाँ भैया, शुभ संध्या। देखो, गुण जो होते हैं, जैसे अगर मैं ईमानदार हूं तो ये गुण मेरे अंदर हमेशा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं ना। लेकिन मान लो मेरा वजन 60 किलो है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे आयु मेरी है, धीरे धीरे घट रही है। घटने का मतलब क्या है? कम हो रही है। एक आयु को एग्जांपल ले लो, मात्रा में है आयु, तो आयु क्या होती है? धीरे धीरे घट सकती है। तो गुणात्मक शोधकर्ता मात्रात्मक शोध की एक मामले में निंदा तो क्लियर कर सकता है, वह ह्रासवाद, कमी होना, मात्राएं धीरे 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 कम होंगी। कोई भी मात्रा खरीद के लाओ, 1 किलो चीनी तुम घर खरीद के लेके आओ, धीरे धीरे खा करके खत्म कर दोगे। बात समझ में आई? एक बात बेसिक समझना, आप लोग जब भी कोई पूछे गुणात्मक शोधकर्ता मात्रात्मक शोध की किस विषय पे निंदा कर सकता है, तो वास्तव में धीरे 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 खत्म होने के पे। क्योंकि जैसे मान लो हम तुम्हें एग्जांपल देते हैं, तुमने 1 किलो आलू खरीद लिया, जो 1 किलो है ये मात्रा है। अब ये मात्रा, एक चीज बताओ, तुम सब्जी बनाते बनाते एक दिन तो खत्म ही कर दोगे। बात समझ में आई? तो मात्राएं जो होती हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, गुणात्मक शोधकर्ता मात्रात्मक शोध की इसी प्रवृत्ति कारण उसकी निंदा कर सकता है। क्योंकि देखो, अनुभव तो होता ही नहीं है, मात्रा में अनुभव नहीं लिया जाता। साक्ष्य पर जोर दे रहा है, अगर कोई चीज एविडेंस प्रूफ है तो उसकी निंदा क्यों करोगे। हाँ भैया, शुभ संध्या। सृजनात्मकता के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति, तो ये तो होता ही नहीं। कहने का मतलब है ह्रासवाद एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर के एक दिन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। एक बात समझना बेसिक सी, अगर आपसे कोई कह रहा है कि त्रुटि कैसे कम होगी, त्रुटि और आकार में एक रिलेशन होता है। नमूने के आकार, जैसे आपको यादृच्छिक अयादृच्छिक न दिया और पूछे कि त्रुटि कैसे कम की जा सकती है, तो नमूने का आकार बढ़ा दोगे त्रुटि कम हो जाएगी। त्रुटि का देखो ठीक ऐसा रिलेशन होता है बस। अगर आकार बड़ा होगा, देखो ये ग्रेटर देन है ना, अगर आकार बड़ा होगा त्रुटि कम होगी, अगर आकार छोटा होगा त्रुटि बड़ी होगी। अगर तुमसे केवल त्रुटि पूछ रहा है, ना कि यादृच्छिक अयादृच्छिक पूछ रहा है। ठीक, अगर यादृच्छिक अयादृच्छिक पूछेगा डी, अच्छा 9 का डी किसी ने बता दिया, बहरहाल 9 का डी नहीं होना चाहिए, फिर भी बताए हो तो अच्छी बात है, चेक करते हैं। ये काम तब हम करते हैं जब हमसे ये ना दे कि त्रुटि यादृच्छिक है कि अयादृच्छिक है। ठीक है, ये काम हम तब तक नहीं करते जब तक हम ये ना पता रहे त्रुटि यादृच्छिक है अयादृच्छिक। अगर ये पूछा होता, ये वर्ड हटा देता, देखो हटा दे रहे हैं। त्रुटि को कम करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो सबसे बढ़िया ये है, आकार बड़ा कर लो त्रुटि कम हो जाएगी, क्योंकि आपसे केवल त्रुटि पूछ रहा है। लेकिन पूछ रहा है यादृच्छिक में त्रुटि कम करनी है। यादृच्छिक में एक चीज बताओ, मैंने तुमसे कई बार बताया है कि यादृच्छिक का मतलब क्या है, संभाव्य, जिसमें प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर हो, समान हो। तो समानता वाला ऑप्शन ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। हर बार एक समान रूप से उपचार करना, यादृच्छिक त्रुटि अपने आप कम हो जाएगी। फिर बता रहे हैं, यादृच्छिकता का मतलब क्या होता है, संभाव्यता। संभाव्यता का मतलब क्या होता है, हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान हो या बराबर हो। तो वास्तव में हर एक बार समान रूप से उपचार करोगे त्रुटि अपने आप कम हो जाएगी। ठीक,
तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। अगर केवल त्रुटि पूछ देगा, त्रुटि को कम करने के लिए कौन सा है, तो सबसे बढ़िया है बड़ा नमूना ले लो, जैसे सब्जी खरीदने जाते हो। ठीक है, समानता की बात करता है। क्लियर? ऐसे प्रश्न आया करे, थोड़ा बहुत सोचा करो, नहीं तो 2 नंबर यूजीसी में अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जेआरएफ नहीं बन पाओगे, क्योंकि जेआरएफ पे ही सरकार पैसा देगी। नेट वालों को तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैसा देती है, स्टेट यूनिवर्सिटी तो देती भी नहीं है। नेक्स्ट, शोध के आचार संहिता के संदर्भ में एपीए, एपीए का फुल फॉर्म पूछा, ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, जल्दी से बताओ एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एपीए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि 2-3 शैलियां होती हैं थीसिस लिखने की, या फिर शोध की 3-4 शैलियां हैं, जैसे एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सब प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें से एपीए, एमएलए आपकी यूजीसी की भी फेवरेट शैलियां हैं, ये आपसे पूछता रहता है। तो इसमें एपीए का फुल फॉर्म पूछा है, जल्दी से टिक लगाओ, इसको गलत मत करना, खूब जल्दी से करके बताओ कि एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी जल्दी देख के बताइए। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? अगर ये बताना पड़ेगा तब तो बड़ी समस्या है। एपीए और एमएलए 2 का फुल फॉर्म आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। तो एपीए पूछा, एमएलए का हम बता दे रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये तो मैंने एमएलए का बता दिया। फटाक से एपीए का बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न यूजीसी नहीं देगी आपको। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से देख के बताओ। 10 का ए, एडवांस साइकोलॉजिकल अथॉरिटी। अच्छा, बाकी और कोई आंसर? ए, एक दूसरे का आंसर देख करके बताते हो क्या कि एक बच्चे ने बता दिया, दूसरे ने भी ये बता दिया? बहरहाल दोनों बच्चे गलत हो। अगला आंसर बताओ। 10 का ए बताने वाले सभी बच्चे गलत हैं। इसका होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा, एपीए का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जिस बच्चे ने बताया वो बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। क्लियर? ऐसे प्रश्नों को मत गलत किया करो भाई, ये आपको फ्री में नंबर दिलाते हैं। अब अगला प्रश्न है 11 नंबर पे, और आंसर दे दिया करो नंबर लिख करके, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। नहीं, कुछ बच्चे अभी बहुत पीछे चलते हैं, फिर वो आंसर दे देते हैं, लगता है उन्हीं का सही है। ठीक है, चलो। शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता। अच्छा, एक चीज देखो, शोध की ना पूछे, एक बात समझा करो, जब भी तुमसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वैज्ञानिक विधि की विशेषता, 2 मिनट के लिए सोच लो कि शोध की नहीं पूछा, वैज्ञानिक विधि की विशेषता तो ढूंढ ही सकते हो। आओ इस पे देखते हैं। विज्ञान, बिल्कुल अच्छी बात है, जिस बच्चे ने भी बताया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, इसके लिए मत परेशान हो। ऐसी चीज सोचो जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता ना हो। आपको इन ऑप्शन में ये देखना है, देखो विशेषता पूछा है तो ऐसी चीज ढूंढो जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता ना बने। एक चीज बताओ, विज्ञान में कोई आविष्कार होगा, जैसे मान लो कि तुम ही लोगों ने, मान लो ऐसे तो हो नहीं लायक, लेकिन तुम ही लोगों ने गलती से कुछ बना दिया। मान लो ऐसी पेन बना दी जो कि हर जगह लिखने योग्य हो, स्पेस में चले जाओ वहां भी लिख दे, यहां भी लिख दे। तो एक चीज बताओ, ये तुम्हारा जो प्रयोग होगा क्या छिपा रह सकता है? कभी ना कभी तो लोगों के सामने आ जाएगा। विज्ञान नए आविष्कार, नए प्रयोग करता ही है समाज के लिए, तो गोपनीय तो नहीं होगा। बात समझना, गोपनीय तो नहीं होगा। विज्ञान कोई नया आविष्कार, नया काम करता है तो गोपनीयता तो नहीं होगी। पहली बात तो ये समझो, जब भी तुमसे प्रश्न पूछ रहा है भाई, तो वो ढूंढो जो पूछा है वो मत ढूंढो, बल्कि वो ढूंढो जो कि गलत हो। तो गलत इसमें क्या होगा, गोपनीयता। 4 नंबर ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि गोपनीयता वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं, गोपनीय नहीं रख सकते। तो एक काम करो, 4 नंबर को देखो कहां कहां पे है साहब। इसमें है, इसमें है, हम हटा देते हैं। अब इसमें, ठीक है, अब देखते हैं। एक चीज देखो, 2, 3, 6, अच्छा 3, 6 दोनों में कॉमन है। इन दोनों ऑप्शन में एक बात देखो, 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है। हमको चर्चा करने, देखो इसमें भी 4 है, ये भी हट गया, इसमें भी 4 है, तो एकदम क्लियर क्या है, डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 6 क्लियर है सबको?
यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, देखो प्रश्न करने के लिए अप्रोच सही रखो। जरूरी नहीं कि आपने सारे नियम पढ़ रखे हो, सिद्धांत जानते हो या फिर किसी के बात जानते हो, लेकिन बेसिक क्या है, भाषा की समझ और थोड़ा सा एलिमिनेशन आपको 2-4 प्रश्न क्या 10 प्रश्न एक्स्ट्रा करा सकता है, अगर थोड़ा सही ढंग से सोच पा रहे हो तो। नेक्स्ट 12 नंबर पे चलते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, कारण क्या है, कुछ बच्चों को दिखता नहीं है, फिर बाद में कहते हैं सर हमने गलत इसलिए कर लिया कि हमको दिखा नहीं था। मैं हिंदी वाला पोर्शन ऊपर कर दे रहा हूं कि आपको दिखे। ठीक है, अब दिखेगा, कोई बिना परेशान हुए देखना। अब लिखा है एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण से अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात आ गई, जिन बच्चों को पढ़ाए होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे, व्यवहार की बात कर रहा है प्रतिभागी। देखो एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, उनके मन में एक बात आ गई है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का यह बर्ताव क्या कहलाएगा। मैंने एक चीज बताई थी, कई बार रिसर्च में कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल एक बार समझाए थे कि आप एक कारखाने में काम करते हैं, आपको पहले से बता दिया गया कि दिवाली में बोनस नहीं मिलेगा, तो जो दिवाली में बोनस नहीं मिलेगा ये बात पता होने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है या आपकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो मैंने इसको कई बार बताया है कि ये होता क्या है। जिन बच्चों को नहीं बताए हैं वो प्रयास करिए क्या होता है। वैसे युंग का प्रभाव तो हटा दो, युंग मनोविश्लेषणवादी हैं, इनका प्रभाव एडलर युंग को अभी 2 मैंने मार्लो प्रभाव भी नहीं होगा। ध्यान की कमी, ध्यान की कोई कमी नहीं होती, आपका मन बदला है, ध्यान देना, ये हाथरॉन इफेक्ट है। हाथरॉन इफेक्ट में व्यवहार परिवर्तित हो जाता है किसी अन्य बात को लेकर के। जैसे मान लो कि तुमसे हम बता दें कि अगर तुम लोग मन लगा के पढ़ोगे तो सभी JRF हो जाओगे, कॉपी मुझे ही चेक करनी, ये बात जानते ही तुम पढ़ने लगोगे या तो पढ़ना छोड़ दोगे, 2 में से एक कुछ करोगे, मतलब व्यवहार का इफेक्ट आएगा, आप चेंज हो जाएंगे। अभी जो एग्जाम्पल दिए कि जैसे मैं बता दूं कि चाहे जितना पढ़ लोगे JRF नहीं होगे, एक एग्जाम्पल समझो, मैं आपको ये बता दूं चाहे जितना पढ़ लोगे JRF नहीं होगे, तो उसी दिन से तुम्हारा पढ़ने के प्रति रुचि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा। तो वास्तव में इस तरह के इफेक्ट किससे रिलेटेड होते हैं, हाथरॉन इफेक्ट से। प्रश्न को ध्यान से देखना, अपने आप बन जाएगा, ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास किया करो। नेक्स्ट, अब ये आसान सा प्रश्न है, 13वें में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर, ध्यान देना मैं एक रिव्यूअर हूं यानी कि समीक्षक हूं, बात समझना, बस तुरंत कर ले जाओगे। लेखक का नाम नहीं जानता, मतलब जिसकी किताब आई है उस लेखक का नाम नहीं पता, वो मेरे लिए क्या है, अननोन है, फिर भी मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं तो क्या कहलाएगा। मैंने आप लोगों को कई बार ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड स्टडी समझाई है। जब एक चर दूसरे के बारे में नहीं जानता, केवल ध्यान देना, जब एक चर, ये एक चर है, ये रहा दूसरा चर, एक एग्जांपल समझो, ये व्यक्ति नहीं जानता कि किसकी किताब पे काम कर रहा है, सीधी सी बात है ना, तो इसको कैसी स्टडी कहेंगे, तुरंत बताओ। एक चर दूसरे के बारे में नहीं जान रहा है, अगर दोनों चर एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे डबल ब्लाइंड, अगर एक चर एक दूसरे के बारे में नहीं जाएगा तो ब्लाइंड। फटाक से करके बताओ, नॉर्मल सा है, और वैसे भी ये बड़ा सिंपल सा है। छोड़ दो, अगर मैं किसी के बारे में नहीं जानता और उसकी समीक्षा करने बैठ गया हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रकट या ब्लाइंड रिव्यू। बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो कोई रिसर्च का लेना देना था ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, ब्लाइंड रिव्यू। हमें पता नहीं ना किसकी समीक्षा करने बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के घबराया मत करो, बड़े सिंपल होते हैं, बस भाषा पकड़ो, आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट 14 नंबर को देखो, लिखा है वैसी संख्याएं, ध्यान दो, ऐसी संख्याएं जो राशि नहीं बल्कि जाति, गुण, प्रकार, श्रेणी की द्योतक होती हैं क्या कहलाती हैं। यहां पे नॉमिनल का मतलब होता है, नामित भी बोल सकते हो, नामित भी बोल सकते हो, संज्ञानात्मक भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। भिन्न गुण, प्रकार अथवा श्रेणी की द्योतक होती हैं। ध्यान दो, नंबर नहीं बता रहा है बल्कि आपको गुण, श्रेणी वगैरह बांट रहा है। जैसे शहर में रहने वाले को शहरी, गांव में रहने वाले को ग्रामीण, अच्छे आदमी को अच्छा, बुरे आदमी को बुरा, ये गुणों में बांटने का
कला किसके पास होती है? फटाक से आंसर बताओ। गुणों में बांटने की कला इन चारों में किसके पास होती है? देखो अभाज्य हो नहीं सकती क्योंकि बट रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट यानी कि परम भी नहीं हो सकती, आदर्शात्मक भी नहीं हो सकती, इसको भी हटा देना। वर्गीय है कि संज्ञानात्मक है? संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान से है, नॉलेज से है और नाउन से। 14 का ये बिल्कुल सही है। नामित प्रकार की होती हैं, बस इनके नाम लिए जाते हैं, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, शहरी को शहरी, ग्रामीण को ग्रामीण। ये नॉमिनल कैटेगरी की होती हैं, नॉमिनल कैटेगरी। तो ऐसे प्रश्नों में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान से। नेक्स्ट, अगर आपने सम्मेलनों में भाग लिया होगा तो ये प्रश्न तुरंत कर लेंगे। रिसर्च में आप जब जाते हैं, हाँ बिल्कुल ब्लाइंड सही था। देखो लिखा क्या है, शोध सम्मेलनों में पोस्टर सत्र निम्नांकित में से किसके लिए उत्तम अवसर प्रदान करते हैं? जब आप सम्मेलन में जाते हैं तो एक पोस्टर सत्र होता है जिसमें आप एक दूसरे को दिखाते हैं, पोस्टर समझने का प्रयास करते हैं, चीजें बताते हैं, क्या चीजें कैसी हो सकती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो अनौपचारिक भाषण तो बोलेंगे नहीं, साझा हितों का प्रदर्शन पता नहीं, समूह विशेष चर्चा नहीं, फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात भी नहीं है, अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया मतलब दूसरों की बातों को समझना, दूसरों से बातें करना और उनके ज्ञान को ग्रहण करना, अपना ज्ञान बताना, वास्तव में इसीलिए पोस्टर सत्र का आयोजन किया भी जाता है, अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया के लिए, इंटरेक्शन के लिए दूसरों से, और दूसरों से इंटरेक्ट होकर के उनके नॉलेज का हम लाभ उठाते हैं, अपने नॉलेज का लाभ उनको समझाते हैं। हित की बात नहीं होती, ध्यान दो, यहाँ पे साझा हित की बात ही नहीं होती है, वो तो चल ही रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य ही है कि सबका कल्याण हो, तो लेकिन पोस्टर सत्र इसलिए आयोजित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इंटरेक्शंस के लिए होते हैं कि आपकी बातों को दूसरे व्यक्ति समझे, दूसरों की बातों को आप समझें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोध विषय की मौलिकता। यहां पे एक वर्ड है, देखो इसी से आंसर मिलेगा। शोध विषय की मौलिकता किन घटकों पर निर्भर करेगी? मौलिक कौन सा काम हो सकता है, जरा सोच करके देखो। मैं अकेले करूंगा कोई काम तब मौलिक होगा कि किसी का साथ ले लूं तब मौलिक होगा? सीधी सी बात है, मैं किसी का साथ ले लूंगा तो वो काम मौलिक नहीं कहलाएगा। आते हैं बात पे, हम देखते हैं किस पे निर्भर करता है। तो मौलिकता वाला ऑप्शन देख लो, सारे ऑप्शन इंग्लिश में दे दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी कर लिया जाएगा। देखो यूनिकनेस ऑफ टॉपिक, यूनिक है तो मौलिक होगा। यूनिक होने का मतलब अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं है, तो क्या होगा, मौलिक होगा। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, चलो ठीक है, तुम ही कर रहे हो, दूसरा कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, सुपरवाइज नहीं कर रहा है, हो सकता है। एक चीज बताओ, इसमें एक चीज मौलिक नहीं दिख रही है, ऑप्शन बाद में पढ़ना। सपोर्टिव सिस्टम, कोई सपोर्ट कर रहा है, ये काम तो मौलिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई आपका सपोर्ट करे, ये काम तो मौलिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। 16 नंबर पे ध्यान से देखो, कोई तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, ये काम मौलिक नहीं होगा। तो तीसरा वाला विकल्प क्या होगा, हटाना चाहिए हमें। तो तीसरा विकल्प कहां कहां है, हटा करके देख लो। तो तीसरा विकल्प सपोर्टिव सिस्टम वाला विकल्प हटा दो। देखो इन तीनों में सपोर्टिव सिस्टम है। अगर हमारा कोई सपोर्ट कर रहा है, यान करो मतलब मैं उससे कुछ हेल्प ले रहा हूं, तो ऑटोमेटिक ये तो आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर बनेगा, ध्यान से देखो, 1 2 4 5। समझ में आ गई बात? जब भी ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा दिमाग चलाइए, क्वेश्चन अपने आप आंसर दे देगा। मौलिकता पूछा है तो सपोर्ट लेने वाली बात है, जब दूसरे हेल्प कर रहे हैं तो वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट 17 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से, दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र तथा निर्भर चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध का सबसे मजबूत साक्ष्य मुहैया करा सकता है? कारण और संबंध की बात कर रहा है, कौन सा रिसर्च ऐसा है जो कि तुम्हें कारण और संबंध की सबसे मजबूत एविडेंस दे सकता है? जरा सोच करके देखो 17 नंबर पे। एक चीज बताओ, तुमसे पूछ रहा है स्वतंत्र और निर्भर चर। मैंने कई बार बताया है, जब भी आपसे स्वतंत्र और आश्रित चर की बात करें तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? सबसे अधिक मजबूत साक्ष्य एक ही चीज दे सकती है। एक चीज बताओ, तुम्हें कोई चीज जाननी है, एविडेंस लेना है, तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है? तुम करो ना प्रयोग। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, बेसिक सी बात है। अगर तुम्हें किसी चीज का एविडेंस लेना है, जैसे हम तुमसे बोले थप्पड़ खाने से दर्द होता है, तो बड़ा सिंपल सी बात है, घर में जाओ,
माता पिताजी से कहो एक थप्पड़ मारिए, वो तुम्हें अच्छे से मारेंगे, तो प्रयोग सफल हो जाएगा ना कि थप्पड़ खाने से दर्द होता है कि नहीं। सबसे बढ़िया क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पता ही चल जाएगा। तो वास्तव में सबसे आसान आंसर क्या होगा, प्रायोगिक उपागम, प्रायोगिक उपागम। क्लियर हो गया। यहां तक किसी बच्चे को 17 का बच्चे जो भी सी बताएं सब सही है, ठीक है। देखो प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते यूजीसी के, बस आपका सोच और सोचने का तरीका और भाषा पे पकड़, ये 3 चीज अच्छी है तो 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट 18 नंबर पे पूछा है, मापी जाने योग्य, मतलब जिसको नाप सकते हैं और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, देखो ऊंचाई बदलती रहती है, भार बदलता रहता है, और प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को आप क्या कहते हैं। एक चीज बताओ, जो चीजें मापी जा सकती हैं और बदल रही हैं, बदलने वाले को तो दुनिया वाले भी वेरिएबल ही बोलते हैं। रिसर्च ही नहीं, दुनिया भर के लोग वेरिएबल बोलते हैं, आप नहीं, सब लोग वेरिएबल बोलते हैं। इसका आंसर तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जो चीजें मापी जा सकें और जो परिवर्तित होने की क्षमता रखती हैं, वास्तव में वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। परिवर्तित होने का मतलब है कि वेरी करना, बदलना, तो वास्तव में उसको हम क्या बोलते हैं, चर। और इसी का तो अध्ययन हम करते हैं पूरी रिसर्च में, एक चर का दूसरे चर के साथ संबंधों का ही हम अध्ययन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक उसके संगत सिद्धांत से सुमेलित नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा एक तरफ दिया है बड़े बड़े विद्वान प्लेटो रूसो, यहां पे अरस्तु होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया है। तीसरा ऑप्शन अरस्तु है, मैं आगे लिख दे रहा हूं, इसको काट दे रहा हूं। प्रकृतिवाद बोल दिया है प्लेटो का है, प्रकृतिवाद दे दिया है रूसो का है, आदर्शवाद दे दिया है अरस्तु का है, और व्यवहारिकतावाद दे दिया डीवी का है, वही व्यवहारिकतावाद या प्रयोजनवाद। इसमें से कौन सा गलत है। प्रकृतिवाद तो रूसो का 100% स्वच्छंदतावादी थे, उन्होंने बोला था प्रकृति की तरफ लौटो, गो बैक टू नेचर। रूसो का आप बचपन से पढ़े हुए हैं बिल्कुल। आदर्शवाद अरस्तु ने ही दिया था, चलो ठीक है। व्यवहारिकतावाद डीवी, हाँ जिसने भी प्रकृतिवाद प्लेटो बताया बिल्कुल सही। कारण क्या है, अरस्तु से भी पहले प्लेटो इसके बहुत ही महान समर्थक थे, इन्होंने आदर्शवाद पे ही अपनी सारी बातें रखी हुई हैं, ठीक है। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, रूसो से लेकर के बहुत से लोग इससे जुड़े हुए स्वच्छंदतावाद से, ठीक। इसी को स्वच्छंदतावाद भी आप बोल सकते हैं, प्रकृतिवाद को। तो इसका पहला आंसर बन जाएगा, यही संगत नहीं है, क्योंकि प्लेटो प्रकृतिवादी ना होकर के एक प्रबल आदर्शवादी आलोचक थे, प्रत्ययवादी आलोचक थे, ठीक है, शास्त्रीवादी आलोचक थे। ये सारी चीजें बोल सकते हो, लेकिन इनको प्रकृतिवादी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो प्रकृतिवाद के विरोधी हैं एक तरह से, क्योंकि नियमों में बांधने वाली बात करते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां, किसी शोध रिपोर्ट में क्या शामिल होते हैं। हम ये कई बार करा चुके हैं, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। शोध रिपोर्ट में मैंने बताया था 3 भाग होते हैं, जिसमें प्रारंभिक भाग, अंतिम अध्याय, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता, तो कितना पैसा खर्चा कियो नहीं होता। मन करे तो लगा लेना, कितना पैसा खर्चा कियो इससे लेना देना नहीं होता। मैंने आप लोग को कई बार बताया है इस प्रश्न को। तो एक चीज बताओ, ये तो नहीं होता, पैसे की बात नहीं करते उसमें, पैसा तो आप खर्चा कर ही रहे हो। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, कुछ बच्चों को शायद ना दिख रहा हो। शोध में क्या चीज सम्मिलित नहीं होती, अरे एक मिनट, मैंने कुछ ज्यादा ही इसके साथ कारनामा कर दिया। बहरहाल चलो, अच्छा बहुत बड़ा हो गया है। चलो ऐसे ही देख लो, कोई बात नहीं, खराब हो गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इसी को देख लो पहले। शोध में देखो वित्तीय चीजें नहीं सम्मिलित होती, तो वित्तीय चीजें सम्मिलित नहीं होती तो ये ऑप्शन बेकार है, ए वाला। ए को पहले देखो, जहां जहां हो हटा देना, ठीक है। अब देखो सी डी ई एफ तो दोनों में कॉमन है, डी ई एफ इसमें भी कॉमन है, डी ई एफ इसमें भी कॉमन है। बात ये सोचो कि बी लें कि सी लें, इन्हीं दोनों में सोचना क्या लें। प्रारंभिक भाग हमेशा होगा, मैंने कई बार बताया है कि शोध रिपोर्ट का आरंभिक किससे होता है, प्रारंभिक भाग से। जरूरी नहीं कि आपको कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दे अथवा मत दे, तो भी आप अपना रिपोर्ट लगाइए, उपयोगी होगी तो दुनिया उसको मानेगी। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई।
अब एक काम करते हैं, आज BC क्वेश्चन कराते हैं, रक्षाबंधन का दिन है, मन ही मन सोच रहे होगे ज़बरदस्ती पढ़ा भी रहे हैं, तो बहरहाल आज के लिए 20 प्रश्न, फिर आएंगे तो इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे। और जाते जाते सभी को रक्षाबंधन की विशेष शुभकामनाएं। पढ़ते लिखते नजर आओ। धन्यवाद। प्रैक्टिस जो होगी हर अल्टरनेट डे होगी, मतलब आज हो गई है तो फिर परसों होगी, फिर एक दिन छोड़ करके फिर अगले दिन होगी, इसलिए बिल्कुल मत परेशान हो, प्रैक्टिस आपकी अल्टरनेट चलती रहे। ठीक है, चलिए।